हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी क्लास। कैसे हो आप सब। पहले बच्चों हम लोग सीख रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल को। मेंस्ट्रुअल साइकिल की ऑलरेडी हमने 2 क्लासेस कर रखी हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। अगर आपको वो क्लासेस करनी है तो प्लीज़ आप वहाँ से रेफर कर सकते हो। लेकिन आज की क्लास समझने के लिए बेटा आपको वो 2 क्लासेस करनी ही पड़ेंगी। अगर उनको आप नहीं करते हो तो आप इसके बेसिक्स नहीं समझ पाओगे। कौन सा हार्मोन का लेवल किस टाइम पर बढ़ता है, कैसे क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर रखी हैं, तो आप प्लीज़ उसको रेफर कर लीजिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में डे 14 के बाद की जो घटनाएं घटती हैं ना, उनके बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल को, जो हमने लास्ट क्लासेस में सीख रखा है। तो ये हो गई हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है बच्चों, ये 28 डेज की साइकिल होती है। कितने दिन की? 28 डेज की। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या आते हैं? इसमें आते हैं हार्मोनल चेंजेस। क्या आते हैं? इसमें आते हैं हार्मोनल चेंजेस। वो हार्मोनल चेंजेस कहाँ कहाँ पर देखने को मिलते हैं? देखो, हार्मोन्स के चेंजेस का जो इम्पैक्ट है ना, वो आपको देखने को मिलेगा ओवरी में। उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आपको कहाँ पर? यूट्रस में। उस हार्मोन के चेंज के कारण आपको चेंज कहाँ दिखाई देंगे? ओवरी में। और कहाँ दिखाई देंगे? यूट्रस में। देखो, इन दोनों में एक साथ चेंजेस चलते रहते हैं। सेम टाइम पर ओवरी में कुछ हो रहा होगा, उसी टाइम पर यूट्रस में कुछ हो रहा होगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहली क्लास में अब क्या देखा था? अपन ने देखा था डे 1 से लेकर डे 5 तक का इवेंट। सबसे पहले क्या देखा हमने? डे 1 से लेकर डे 5 तक का इवेंट ओवरी में। फिर हमने देखा डे 1 से लेकर डे 5 तक का इवेंट कहाँ पर? यूटेरस में। ठीक है, डे 1 से लेकर डे 5 तक क्या हुआ था? इसमें हुई थी फॉलिकुलर ग्रोथ, तो हमने इस टाइम को नाम दे दिया था ग्रोथ फेज का। क्या नाम दे दिया था इसको? ग्रोथ फेज का। ठीक है, इसको हमने नाम, देखो इस टाइम पर यूट्रस से क्या हो रहा था? यूट्रस से एंडोमेट्रियम की स्ट्रैटम जो आपकी फंक्शनैलिस थी वो टूटकर बाहर आ रही थी ब्लड के साथ में, तो यानी पीरियड्स हो रहे थे। उस टाइम पे ब्लीडिंग हो रही थी। उस टाइम को हमने क्या कह दिया था? उसको कह दिया था बेटा हमने मेंसेस फेज। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? फिर डे 6 से लेकर डे 9 तक का क्या हुआ? जो हमारी प्राइमरी फॉलिकल्स थी वो सेकेंडरी फॉलिकल्स में बदल चुकी थी, और सेकेंडरी फॉलिकल्स अब चेंज हुई थी किस में? टर्शियरी फॉलिकल्स में। ठीक है, 10 से 11 सेकेंडरी फॉलिकल्स 1 से 5 दिन में डेवलप करती हैं, जिनमें से कोई एक ही जो है वो 3 डिग्री फॉलिकल बनाती है 6 से 9 डेज के बीच में। एफएसएच का लेवल हल्का सा गिरा। एफएसएच का लेवल गिरने से बाकी बची हुई जो फॉलिकल्स थी सेकेंडरी, वो क्या हुई? डिस्ट्रॉय हो गई। फिर क्या हुआ? फिर ये 3 डिग्री फॉलिकल जो है 9 से 13 डेज के बीच में, ये 3 डिग्री फॉलिकल किस में चेंज हो गया था बेटा? ये चेंज हो गया था मेरा ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल ने बहुत सारा एस्ट्रोजन निकाला था, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का लेवल कहाँ चला गया? टॉप पर। एस्ट्रोजन का लेवल टॉप पर जाने से क्या हुआ था? मेरे जीएनआरएच का लेवल बढ़ा था, एफएसएच का लेवल बढ़ा था, और एलएच का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। क्योंकि एस्ट्रोजन हाइपोथैलेमस को बोलता है जीएनआरएच निकालो, जीएनआरएच ने पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला कि आप एफएसएच और एलएच निकालो। इसी एस्ट्रोजन ने अलग से पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला कि आप और ज़्यादा एलएच निकालो। तो एलएच के लिए 2 इंड्यूसन आ गया। एक तो आ गया जीएनआरएच से, दूसरा कहाँ से आया? एस्ट्रोजन से। तो एलएच की मात्रा बहुत ज़्यादा निकलती है। तो एलएच बहुत ज़्यादा होने के कारण ये ग्राफियन फॉलिकल फट गया था, और इसका सेकेंडरी ऊसाइड कहाँ चला गया था बेटा? बाहर चला गया था। कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, यहाँ तक की बात हमने कर रखी थी। यूट्रस में क्या हुआ था? यूट्रस में इस 6 से लेकर 13 डेज तक स्ट्रेटम फंक्शनलिस दोबारा बनने लगी थी। कैसे? स्ट्रेटम बेसालिस के माइटोसिस से। स्ट्रेटम बेसालिस में क्या हुई? देखो, स्ट्रेटम बेसालिस में माइटोसिस हुई, जिसकी वजह से स्ट्रेटम फंक्शनलिस दोबारा बनने लग गई थी। ठीक है, तो इस 6 से लेकर 13 डेज के टाइम को हमने कह दिया था बेटा प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर थी। आज बेटा जो बात करने वाले हैं ना, देखो 28 दिन में हमने लगभग 13 दिन की बात कर ली थी। 14वें दिन इसमें क्या किया था हमने? 14वें दिन इसमें ओवुलेशन करा दिया था, और 14वें दिन इसमें सेम यही ग्रोथ चल रही थी। तो हमने लगभग 14 दिन की बात कर रखी है। ठीक है, तो आज हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? आज हम लोग लास्ट 14 डेज़ की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं उन लास्ट 14 डेज़ को। देखो, चेंजेस आपको ओवरी में भी दिखाई देंगे बेटा, चेंजेस आपको यूट्रस में भी दिखाई देंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि ओवरी में क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि जो मेन घटनाएं हैं ना वो कहाँ घटित हो रही हैं? ओवरी में घटित हो रही हैं। तो 28 डेज में 14 डेज की बात हम लोग कर चुके हैं, और ओवुलेशन हम लोग करा चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? आज हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट 14 डेज की। ठीक है, तो देखो हम बात कर रहे हैं कहाँ पर चेंजेस के बेटा? ओवरी में। देखो ओवरी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ओवरी में बात करेंगे कब की? डे 15 से लेकर डे 28 की। ठीक है, डे 15 से लेकर डे 28 तक कितने दिन होते हैं?
तो आंसर है 14 डेज होते हैं। इस 14 डेज के पीरियड को ओवुलेशन के बाद ओवरी के अंदर जो 14 डेज का पीरियड चलता है ना बेटा, उसको आप कहते हो ल्यूटियल फेज। क्या कहते हो? उसको आप कहते हो बेटा ल्यूटियल फेज। क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे ल्यूटियल फेज। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब देखो हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि ये मेरी ओवरी थी ऐसे, ध्यान देना बेटा इधर, ये हमारी ओवरी थी ऐसे, ओवरी के अंदर एक ग्राफियन फॉलिकल था, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या था, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte था। 14th डे पर क्या हुआ था, 14th डे पर, 14th डे पर क्या हुआ था, LH का लेवल बढ़ गया था, LH का लेवल बढ़ गया था। LH का लेवल बढ़ने की वजह से ग्राफियन फॉलिकल फट गया था और इससे सेकेंडरी oocyte क्या हुआ था, ऐसे बाहर आ गया था। उसके बाद यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर आपकी ऐसे फैलोपियन ट्यूब्स थी, तो ये कहाँ चला गया था, फैलोपियन ट्यूब में चला गया। ठीक है, तो ये काम कब हुआ बेटा, 14th डे पर हुआ था। ठीक है, 14th डे पर ओवुलेशन हो गया। अब ओवुलेशन होने के बाद ये ग्राफियन फॉलिकल फटा था, फटने के बाद जो था इसके अंदर का ओवरी साइड, सेकेंडरी साइड तो बाहर चला गया, बचा क्या था, बचा कुछ तो मटेरियल रहा होगा ना। तो देखो 14th डे के बाद क्या होता है, आफ्टर 14th डे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम आफ्टर ओवुलेशन। अब बात को आप ध्यान से सुनिएगा, आफ्टर ओवुलेशन क्या होता है, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, जो फटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल था, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्टेड इनटू ए येलो कलर बॉडी ए येलो कलर बॉडी कॉल्ड, क्या कहेंगे बेटा उसको, उसको नाम दिया गया कार्पस ल्यूटियम का। क्या कहा उसको, कार्पस ल्यूटियम का। ठीक है, ये येलो कलर बॉडी बना कब, ग्राफियन फॉलिकल थी, उस रप्चर हुई, सेकेंडरी oocyte बाहर चला गया, तो जो फटी हुई ग्राफियन फॉलिकल बची थी ना, वो किस में चेंज हो गई, वो चेंज हो गई बेटा कार्पस ल्यूटियम में। अच्छा, 14वें दिन पर जब LH का लेवल बढ़ा हुआ था, तो 15वें दिन पर भी क्या होगा बेटा, LH का लेवल कुछ तो होगा ना, बढ़ा ही होगा, ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 14वें दिन ज़्यादा था तो 15वें दिन थोड़ा सा कम हुआ होगा, लेकिन होगा तो ज़्यादा ही ना। तो LH का लेवल बहुत ज़्यादा था। इस कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए, कार्पस ल्यूटियम तब तक ओवरी के अंदर वैसे बना रहेगा जब तक LH का लेवल ज़्यादा रहेगा। तो हम ये लिख लेते हैं LH इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखने के लिए आपको किस हार्मोन की नीड थी, LH की। और अभी तो LH का लेवल बढ़ा हुआ था, क्योंकि 14th डे पर LH बहुत ज़्यादा था और 15th डे पर थोड़ा सा कम हुआ होगा। ठीक है, तो जैसे ये कार्पस ल्यूटियम बना, कार्पस ल्यूटियम ने बेटा 2 हार्मोन्स निकालने चालू किए। कार्पस ल्यूटियम ने सबसे ज़्यादा निकाला क्या, प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन का भी सीक्रेशन कर रहा था और ये बेटा एस्ट्रोजन का भी सीक्रेशन कर रहा था। तो कार्पस ल्यूटियम रिलीजेस प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। अब 2 हार्मोन का सिक्रेशन करने लगा कौन, कार्पस ल्यूटियम। अब प्रोजेस्टेरॉन तो पहले कम था, कार्पस ल्यूटियम ने क्या किया, प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करना चालू किया, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होगा बेटा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब सेम टाइम पर मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप, ओवरी ने सेकेंडरी oocyte को बाहर कर दिया है, सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया है। अब फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाए या तो फिर ना फर्टिलाइज हो, 2 ही बात हो सकती है ना। फर्टिलाइज होने पर ये ओवरी के अंदर का ये 15 से 18 डेज का साइकिल है ना, ये कुछ अलग हो जाता है, ल्यूटियल फेज थोड़ा सा अलग हो जाएगा। फर्टिलाइज नहीं होगा तो इसमें कुछ अलग होने लगेगा। ठीक है, तो फर्टिलाइज होने के बाद क्या होता है, फर्टिलाइज ना होने के बाद क्या होता है, ये चीज़ें अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो इतनी बातें आपको समझ आएगी नहीं आई। ओवुलेशन होने के बाद जो फटी हुई ग्राफियन फॉलिकल थी वो येलो कलर बॉडी में चेंज हो जाती है, जिसको आप कार्पस ल्यूटियम कहते हो, बराबर है। कार्पस ल्यूटियम को वैसे के वैसे बनाए रखने के लिए आपके पास LH का लेवल ज़्यादा होना चाहिए, दूसरी बात। तीसरी बात, जब कार्पस ल्यूटियम बन जाता है बेटा ना, तो वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन निकालने लगता है। तो मेनली वो क्या निकालता है, मेनली वो निकालता है प्रोजेस्टेरॉन। ये बहुत हाई मात्रा में निकलता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ तक की बात क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये मेरी, चलो सपोज करो ये क्या है, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है।
ऐसे। यहाँ पर क्या लगी हुई है बेटा, यहाँ पर ओवरी लगी हुई है। ओवरी के अंदर क्या बना हुआ है, ओवरी के अंदर अभी कार्पस लूटियम बना हुआ है, ठीक है। 15th डे की बात है और बहुत ज़्यादा LH का लेवल था, इस वजह से ये कार्पस लूटियम को क्या रखा है, मेंटेन रखा है। यहाँ पर ऐसे क्या होती है, यहाँ पर ऐसे होती हैं फैलोपियन ट्यूब। यहाँ से जो सेकेंडरी oocyte निकला था उसको पहुँचा दिया है इसने इस एम्पुला में। चलो एक साइड बना लेते हैं, ज़रूरत एक ही साइड की है। अब देखो बेटा इधर इस वेजाइना से अगर यहाँ से स्पर्म गया होगा, यहाँ पर ऐसे माइग्रेट करते हुए ये यहाँ पहुँचा होगा। अगर स्पर्म यहाँ पहुँचा होगा और इधर से क्या आ रहा है, इधर से आपका ये सेकेंडरी oocyte आ रहा है, इधर से स्पर्म आ रहा है, तो क्या हुआ होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ होगा। अब सवाल ये है कि फीमेल के अंदर कब तक ये सेकेंडरी oocyte जिंदा रहेगा और कब तक स्पर्म जिंदा रहेगा, तो याद रखना। तो लाइफ स्पैन ऑफ, ऐसे लिखो, लाइफ स्पैन ऑफ सेकेंडरी oocyte कितना होता है बेटा, ये 24 आवर होता है। ये सेकेंडरी oocyte एक्टिव रहेगा कितने घंटे तक, ओवुलेशन के 24 घंटे बाद तक। कितने घंटे बाद तक बेटा, केवल और केवल 24 घंटे बाद तक। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, बात करते हैं हम लोग स्पर्म की। तो लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल के अंदर स्पर्म कब तक जिंदा रह सकता है, तो उसका आंसर है बेटा 48 आवर्स। कितने आवर्स, 48 आवर्स। यानी 48 आवर्स तक ये इसके अंदर जिंदा रह के इसको फर्टिलाइज करा सकता है। 24 घंटे के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होना होगा तो हो जाएगा। 14th डे पर ओवुलेशन हुआ था, अगर 14th डे पर 12 बजे ओवुलेशन हुआ था तो 15th डे पर ये 12 बजे के पहले तक क्या हो जाना चाहिए, इसको फर्टिलाइज हो जाना चाहिए। अदरवाइज ये फर्टिलाइज नहीं होगा, अदरवाइज ये खराब हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई बेटा। तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ भी होगा तो कौन से डे पर होगा, 15th डे पर। ये लाइन मेरी याद रखना, अभी आगे काम आएगी। ठीक है, अब इस फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फर्टिलाइजेशन होगा तब इस ल्यूटियल फेज में कुछ अलग चेंज आएगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इस ल्यूटियल फेज में कुछ अलग चेंज आएगा। तो हम पहले देखते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन ना हुआ तब क्या होता है। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर एक छोटी सी हेडिंग डालो, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर्स, इफ फर्टिलाइजेशन not occurs then what will happen। सुनो ध्यान से। 14th डे पर LH का लेवल बहुत ज़्यादा था। LH ने क्या किया, रप्चर्ड क्राफियन फॉलिकल को चेंज करा दिया, किसमें, वो उसने चेंज करा दिया इसको कार्पस लूटियम में। कार्पस लूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन निकालना चालू कर दिया। अब बेटा कार्पस लूटियम मेंटेन है किसकी वजह से, जब तक LH का लेवल ज़्यादा रहेगा तब तक कार्पस लूटियम वैसे वैसे बना रहेगा। ठीक है, अब देखो होगा क्या, जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन, ये कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन को निकालते जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ब्लड में क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो 15th डे से प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने लगा है, क्योंकि कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन को निकाल रहा है। अभी तक देखो, अभी तक पूरे 14 दिन में कुछ नहीं हुआ, लेकिन 15th डे पर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हुआ, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बेटा इंक्रीज करने लगा है। बढ़ते 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 ये पहुंचा कहाँ पर, 15th डे के बाद ये पहुंचा कहाँ पर, 22nd डे पर, यानी 22 डेज पर। ठीक है, 22वें दिन पर क्या होता है कि ये कार्पस लूटियम इतना प्रोजेस्टेरॉन बनाता है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बॉडी में मैक्सिमम हो जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम होने का मतलब है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होगा, हाई हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन हाई हो जाता है। सपोज करो कि जब प्रोजेस्टेरॉन एकदम हाई हो जाएगा तब क्या होगा, आप याद करिए पहला क्लास, जो बच्चे कंटिन्यू देख रहे हैं इस सीरीज़ को उनको याद होगा कि पहले क्लास मैंने कहा था कि जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है ना, तब GnRH, FSH और LH क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब मैक्स होता है उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर GnRH का लेवल गिरेगा, GnRH गिरेगा, FSH गिरेगा, FSH गिरेगा बेटा, LH गिर जाएगा और LH का लेवल क्या हुआ, डाउन हो गया। नाउ LH लेवल डिक्रीजेस। LH का लेवल क्या करने लगा बेटा, डिक्रीज करने लगा। किसके कारण, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होने के कारण। अब LH का डिक्रीज होने से क्या होगा, मैंने कहा है कि इस प्रोजेस्टेरॉन को निकालने वाला जो कार्पस लूटियम है उसको मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, LH चाहिए।
बराबर। LH का लेवल तो गिर रहा है, तो क्या ये आपका कार्पस लुटियम ऐसे मेंटेन रहेगा? जवाब है नहीं रहेगा, क्योंकि इसको मेंटेन रखने के लिए LH चाहिए। LH का लेवल क्या होने लगा? गिरने लगा। जब LH का लेवल गिरने लगा बेटा, तो इसको मेंटेन कौन करेगा? फिर मेंटेन नहीं रहेगा ना, ये खराब हो जाएगा। तो देखो, जब LH का लेवल डिक्रीज होने लगेगा तो कार्पस लुटियम मेंटेन नहीं होगा। कार्पस लुटियम डज नॉट मेंटेन। जब ये मेंटेन नहीं होगा तो ये कार्पस लुटियम धीरे धीरे क्या होने लगेगा? डिजेनरेट होने लगेगा। ये क्या होने लगेगा बेटा? डिजेनरेट होगा। और ये कार्पस लुटियम डिजेनरेट होकर एक नई बॉडी बनाएगा, जिसको आप कहोगे कार्पस अल्बेकन्स। क्या कहोगे? कार्पस अल्बेकन्स कहोगे। कार्पस अल्बेकन्स एक ऐसी बॉडी है जो कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं करती। इट इज ए बॉडी इन ओवरी विच डज नॉट सिक्रीट एनी हार्मोन। ये वो बॉडी है जो कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? यहाँ तक की बात क्लियर है तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर ये वो बॉडी है जो हार्मोन सिक्रीट नहीं करेगी तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन अब बनेगा? नहीं बनेगा। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो गया, एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा? डाउन होगा। अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होते ही क्या होगा? तो 28th डे तक प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज कर जाता है, एस्ट्रोजन भी क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। अब प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज करने से क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज करने से आप याद करो डे 1 पर क्या हुआ था? यूटरस में चेंज आने लगा था। यूटरस में क्या चेंज आया था? जो आपकी फीमेल बॉडी है वो क्या बनाने लगी थी? वो बनाने लगी थी बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन ने क्या किया था? एंडोमेट्रियम के ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया था। एंडोमेट्रियम ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट। फिर क्या हुआ था? फिर नेक्स्ट 5 डेज में 28th डे के बाद, जब अगले महीने के जो शुरुआती 5 दिन हो गए, नेक्स्ट साइकिल के फर्स्ट 5 डेज में क्या करा देगा? ये करा देगा बेटा मेंसेस। यानी ब्लड वेसल्स जब फंक्शनलिस्ट के खराब हो जाएंगे तो फंक्शनलिस्ट टूट के बाहर आने लगेगी अगले 5 दिनों में, तो फिर से क्या होगा? मेंसेस होने लगेगा। तो ये बात थी कब? जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब की। ठीक है, तो ल्यूटियल फेज कितने दिन की होती है? तो एक बात याद रखना, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 40 दिन की है तो ल्यूटियल फेज कितने दिन की होगी? तो ल्यूटियल फेज 14 दिन की ही होगी। आगे की फेज में वेरिएशन आ सकता है किसी भी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल में, लेकिन लास्ट की जो फेज है ल्यूटियल फेज वो एग्जैक्टली 14 डेज की ही होती है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो फर्टिलाइजेशन होगा तब ये स्टेज लंबी हो जाती है। कैसे हो जाएगी देखो, तो इतनी बात याद रखना कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ल्यूटियल फेज कितने दिन की होती है बेटा? 14 डेज की होती है। ठीक है, हो जाएगा तो बात अलग है। यहाँ तक की बात अगर बेटा क्लियर हो गई हो तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चल हो गया, अब इसको रफ करते हैं, इधर से रफ करते हैं थोड़ा सा। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये सीन बना, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या सीन बनेगा वो देखो। यहां पे लिखता हूं व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर्स। जब फर्टिलाइजेशन हुआ होगा तो ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा था? फर्टिलाइजेशन 14 डे में ओवुलेशन होने के जस्ट एक दिन बाद तक हुआ होगा, क्योंकि सेकेंडरी साइड 24 घंटे तक ही एक्टिव रहता है। तो फर्टिलाइजेशन अगर हुआ होगा तो फर्टिलाइजेशन कब हुआ होगा बेटा? फर्टिलाइजेशन हुआ होगा ऑन 15th डे। फर्टिलाइजेशन कब हुआ होगा? 15th डे पर हुआ होगा। यानी जाइगोट कब बना होगा बेटा? जाइगोट बना होगा 15th डे पर। उसके बाद 15 डे से चलते चलते आप पहुंच जाते हो कहाँ पर? 22nd डेज पर। तो 22nd डेज तक जाते जाते 7-8 दिन हो गए हैं। 7-8 दिन तक बेटा क्या हो जाता है? इम्प्लांटेशन हो जाता है। 22 से लेकर 25 दिन के बीच में, 22 से 25 दिन के बीच में क्या हो जाता है?
इम्प्लांटेशन हो जाता है एम्ब्रियो का, यानी ये जो जाइगोट है ना एम्ब्रियो में बदल जाएगा और वो कहाँ एम्ब्रियो पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा एंडोमेट्रियम के अंदर। उसी प्रोसेस को आपने क्या नाम दे दिया, इम्प्लांटेशन का। दूसरी साइड में क्या हो रहा था कि 15th डे पर कार्पस लूटियम बनना चालू हुआ था। कार्पस लूटियम बन गया था, चालू नहीं हुआ था, तो बन ही गया था। 15th डे पर कार्पस लूटियम बनने के बाद 22nd डेज पर देखो, इस टाइम पर LH का लेवल क्या था, हाई था। इस टाइम पर LH का लेवल क्या होगा, कम होने लगेगा, क्योंकि 22nd डेज पर क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन पीक पर होता है। प्रोजेस्टेरॉन सबसे पीक पर था। ये प्रोजेस्टेरॉन पीक पर होने के कारण कार्पस लूटियम क्या था, मेंटेन था। ऐसा लिखता हूं मैं, कार्पस लूटियम मेंटेन था। और यहाँ पर क्या था, LH का लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा था, गिर रहा था। प्रोजेस्टेरॉन निकलने के कारण जिस दिन प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा हुआ उसके 1-2 दिन में LH का लेवल क्या हो गया, गिर गया। LH का लेवल गिर जाने के कारण कार्पस लूटियम को तो खराब हो जाना चाहिए था, ठीक है, जैसे यहाँ पर हुआ था। कार्पस लूटियम LH का लेवल गिरने की वजह से क्या हुआ था, डिजेनरेट होकर कार्पस अल्बिकन्स बन गया था। लेकिन फर्टिलाइजेशन होने के बाद ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या हो रहा था कि LH का लेवल कम हो जाने की वजह से कार्पस लूटियम मेंटेन नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये कार्पस लूटियम मेंटेन होगा। अब मेंटेन कैसे होगा बेटा, क्योंकि LH का लेवल तो गिर रहा है। देखो होगा क्या, ये जो इम्प्लांटेशन हो गया है ना, इस इम्प्लांटेशन में ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है HCG। क्या नाम है बेटा, HCG। इसको कहते हो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। क्या कहते हो इसको, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है बेटा, ये चला आता है किसके पास, इसके पास। ठीक है, जो काम LH कर रहा था कार्पस लूटियम को मेंटेन करने का, वही काम एम्ब्रियो से निकलने वाला HCG करने लगता है। तो अब क्या होता है, कार्पस लूटियम मेंटेन रहता है बेटा, कार्पस लूटियम मेंटेन रहेगा। अब आप सोचो कि कार्पस लूटियम अगर मेंटेन है, मेंटेन उसको LH कर रहा था, LH का लेवल तो गिर गया, लेकिन उसकी जगह पर एक दूसरा हार्मोन आ गया है। तो HCG क्या करता है, वर्क एज LH। ये LH की तरह काम करता है और कार्पस लूटियम को क्या करता है, मेंटेन करता है। कार्पस लूटियम को ये मेंटेन रखेगा। तो बताओ, कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरॉन का निकलना बंद होगा, नहीं बंद होगा। प्रोजेस्टेरॉन का निकलना बंद नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल वैसे ही अच्छा बना रहेगा। तो एंडोमेट्रियम टूटेगी, क्योंकि एंडोमेट्रियम तो तब टूटती है ना जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरता है। प्रोजेस्टेरॉन गिरेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन निकलेगा, तब टूट जाएगी। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरा नहीं, एंडोमेट्रियम टूटी नहीं और वैसे बनी रहेगी। और एंडोमेट्रियम में फिर क्या होगा, बच्चे का विकास होता रहेगा। ठीक है, ये वाली बात है। इतनी बात समझ आई आपको। तो देखो, कार्पस लूटियम मेंटेन रहता है। और मेंटेन कब रहता है बेटा, इट मेंटेन्स टिल फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब ये ट्राइमेस्टर क्या चीज़ है, देखो, माँ के पेट में बच्चा कितने महीने तक डेवलप करता है, 9 महीने में। तो 9 महीने को आप 3-3 महीने में डिवाइड कर दीजिए। तो पहले जो 3 महीने हैं ना, उनको मैंने नाम दिया है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक आपका HCG मेंटेन रखता है किसको, कार्पस लूटियम को। ठीक है, ये वाली बात है। यहाँ तक आपको अगर चीज़ें क्लियर हो गई हों तो फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट करिए कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है और बिना फर्टिलाइजेशन के क्या होगा ओवरी के अंदर। ये सारी चीज़ें हमने आपको क्लियर कर दी हैं। तो हमने डे 1 से लेकर 28 डेज तक का पूरा पोस्टमार्टम यहाँ पर कर लिया है। एक एक हार्मोन्स में क्या चेंजेस आए हैं वो हमने देख लिया है। अब हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, 5-7 मिनट का टाइम और लगेगा, एक अच्छा सा ग्राफ बनाएंगे। उस ग्राफ में अभी तक की सारी इवेंट्स को, डे 1 से लेकर डे 28 तक के सारी इवेंट्स को कंक्लूड कर लेंगे। किस हार्मोन का लेवल कब बढ़ा है, कब घटा है, ये बात भी डिस्कस कर लेंगे। तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, ये तो हो गया बेटा ओवरी की बात। अब थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लेके हम कंक्लूड कर लेते हैं यूट्रस में। देखो, 40 आपके 15 से लेकर 28 डेज के बीच में आपके ओवरी में क्या हुआ वो हमने सीख लिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा सीख लेते हैं बेटा यूट्रस में। मुश्किल से 2-2.5 लाइन का होगा, उसको भी कर लेते हैं फटाक से, फिर हम लोग उस ग्राफ की ओर चलते हैं। ठीक है, तो देखो यूट्रस में क्या चेंजेस आए हैं। यूट्रस में हम चेंजेस की बात कर रहे हैं कब से कब तक के, 15 से लेकर 28 डेज तक के। ठीक है, इस टाइम पर क्या होता है बेटा, इस टाइम पर यहाँ पर देखो, इस टाइम पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होता है, बढ़ा होता है। कार्पस लूटियम के कारण प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन
लेवल्स आर हाई, ये मतलब दोनों के क्या होते हैं, लेवल ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, होता क्या है बेटा, इस 15 से 28 दिन के टाइम पीरियड को आप कहते हो सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज कहते हो यूट्रस के टर्म में। अगर इसको यूट्रस के टर्म में आप सिक्रेटरी फेज कह रहे हो बेटा, तो क्या होगा, यूट्रस कुछ ना कुछ तो सिक्रेशन कर रहा होगा। तो देखो, यूट्रस में क्या होती हैं, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होती हैं, एंडोमेट्रियल ग्लैंड होती हैं। यूट्रस में क्या है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स हैं। ये एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स इन दोनों हार्मोन्स की वजह से, इन दोनों हार्मोन्स की वजह से क्या निकालती हैं, ये निकालते हैं बेटा ग्लाइकोजन। क्या निकालती हैं, दे सिक्रेट्स ग्लाइकोजन। एंडोमेट्रियल ग्लैंड ने क्या सिक्रेट किया, ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन किस काम में आता है, देखो ग्लाइकोजन हम लोगों में रिजर्व फूड होता है। ये ग्लाइकोजन हेल्प करेगा नरिशमेंट में, किसके, जिस एम्ब्रियो का क्या हुआ है, इम्प्लांटेशन हुआ है। ठीक है, तो हेल्प इन नरिशमेंट ऑफ इम्प्लांटेड एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हुआ होगा फीमेल के अंदर, उसका क्या करेगा, नरिशमेंट करेगा। नहीं हुआ होगा तो 2-4 दिन 10 दिन निकलेगा, उसके बाद फिर ये भी क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे कार्पस लुटियम खत्म, ये दोनों हार्मोन खत्म, ये दोनों हार्मोन खत्म, तो इससे निकलने वाला ग्लाइकोजन खत्म। कार्पस लुटियम मेंटेन रहेगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, तो ये 3 महीने तक ये निकलते रहेगा। 3 महीने तक यहाँ से क्या निकलता रहेगा, ग्लाइकोजन, जो एम्ब्रियो को क्या करता रहेगा, नरिशमेंट देता रहेगा। ठीक है, तो ये वाली बात है। यहाँ तक हो गया है क्लियर बेटा। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग करते हैं अब क्या, ग्राफ। ग्राफ में हम लोग ये देखेंगे कि किस हार्मोन का लेवल कब बढ़ा हुआ है और किस दिन पर क्या घटनाएं घटी हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बेटा इसको बनाते जाइएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। ठीक है, चलो अब हेडिंग लगाओ आप, ग्राफ रिप्रेजेंटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ग्राफ रिप्रेजेंटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम लोग क्या बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल को। देखो यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं और एक लाइन हमने ऐसे खींच लिया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डे मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ठीक है, तो ये हमने कितने दिन मार्क किए बेटा, 28। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच लो। यहाँ पर हम लोग ऊपर की तरफ देखेंगे ओवरी में होने वाला चेंजेस, ओवरी की फेजेस को। नीचे हम लोग देखेंगे किसकी फेजेस को, यूटेरस की फेजेस को। फिर हम लोग देखेंगे कि किसका लेवल कैसे बढ़ता है। ठीक है, हार्मोन कितने हैं, 4, FSH, LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, उनका लेवल देखने वाले हैं। तो आप याद करो फर्स्ट 5 डेज को, हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, फर्स्ट 5 डेज की। फर्स्ट 5 डेज को ओवरी में आप क्या कहते हो, ओवरी में आप कहते हो इसको बेटा ग्रोथ फेज, कहते हो ना ग्रोथ फेज, हाँ सर कहते हैं। होता क्या है इसमें बेटा, जो 1 डिग्री फॉलिकल्स होते हैं, जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, वो कितने में चेंज हो जाते हैं, वो 2 डिग्री फॉलिकल में चेंज हो जाते हैं। यही होता है, 1 डिग्री फॉलिकल किस में चेंज हो गए, 2 डिग्री फॉलिकल्स में। उसके बाद डे 5 से लेकर 1 से लेकर 5 डेज को यूट्रस में क्या कहते हो, यूट्रस में आप इसको कहते हो मेंसेस। इसमें क्या होती है बेटा, यहाँ पर आपके, चलो छोटा सा हम बना लेते हैं, ये आपकी यूटेरस की वॉल है। ठीक है, एंडोमेट्रियम की वॉल है, और यहाँ पर हो रही है बेटा ब्लीडिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, इस टाइम पर होता है मेंसेस। इस टाइम पीरियड को हमने क्या नाम दिया, मेंसेस का। ठीक है, अब क्या होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगले डे 6 से लेकर डे 13 तक के टाइम को, डे 6 से लेकर 13 तक के टाइम को, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक को आप क्या कहते हो बेटा, आप क्या कहते हो इसको, इसको आप प्री ओवुलेटरी फेज कहते हो। ये क्या है, प्री ओवुलेटरी
फेज क्या होता है, ये 2 डिग्री फॉलिकल इसमें 3 डिग्री फॉलिकल में चेंज होता है, और 13 डे तक, चलो हम बात करते हैं केवल 13 डे की। यहाँ पर 13 डे पर क्या होता है, ये बन जाता है बेटा ग्राफियन फॉलिकल। क्या बन जाता है, ये ग्राफियन फॉलिकल। यूट्रस में क्या कहते हैं इसको, यूट्रस में आपकी एंडोमेट्रियम हल्का हल्का मोटी होने लगती है, एंड जो आपकी स्ट्रेटम बेसालिस होती है उसकी सेल्स में माइटोसिन होने लगती है और फंक्शनलिस बनने लगती है, तो यहाँ पर प्रोलिफरेशन होने लगता है। तो इसको आपने नाम दिया प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, चलो उसके बाद 14th डे पर क्या होता है बेटा, 14th डे पर ओवुलेशन हो जाता है। ओवुलेशन होने का मतलब है सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है। तो ये ग्राफियन फॉलिकल किस में चेंज हो जाती है, ये चेंज हो जाती है बेटा कार्पस ल्यूटियम में। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 28th डे आते आते, यानी यहाँ पर आते आते, यहाँ पर आते आते ये कार्पस ल्यूटियम किस में चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है बेटा कार्पस अल्बिकन्स में। ठीक है, चलो क्लियर है। इस फेज को क्या कहते हो आप, इस फेज को आप ल्यूटियल फेज कहते हो। ओवरी के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको क्या कहते हो, ल्यूटियल फेज कहते हो। बराबर है सर। इस फेज को इसके टर्म में क्या कहते हो, इसके टर्म बेटा आप कहते हो सिक्रेटरी फेज। अभी जस्ट देखा है किसका सिक्रेशन होता है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड से ग्लाइकोजन का सिक्रेशन होता है, तो इसलिए इसको कह दिया सिक्रेटरी फेज। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए बेटा, ओवुलेशन वाले टाइम पर इसमें क्या होता है, प्रोलिफरेशन ही होता है, तो आपके यूट्रस के लिए इसको कोई टर्म नहीं देते हैं। ये बातें हैं आपकी, ये डे बाय डे की इवेंट्स मैंने लिख दिए हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हम क्या कहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारा ये जो ग्राफ है ये कैसे बढ़ेगा। देखो हम शुरुआत करते हैं बेटा FSH एंड LH से। कहाँ से शुरुआत करेंगे, हम शुरुआत करेंगे FSH एंड LH से। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, FSH का लेवल बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है, तो FSH का लेवल क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। 9th डे पर आपको याद करिए, 9th डे पर क्या होता है, 9th डे पर जब ये 3rd डिग्री फॉलिकल बनता है ना, तो 9th डे पर इसका क्या होता है, 9th डे पर थोड़ा सा इसमें डिक्लाइन आता है, फिर से क्या होता है बेटा, ये बढ़ता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। फिर हम क्या देख रहे हैं कि मेरा दूसरा जो हार्मोन था LH, ग्रोथ फेज के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है, तो LH का लेवल क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, ऐसे बढ़ता जाता है। ठीक है, उसके बाद डे 14th पर इसका लेवल एकदम टॉप पर चला जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आपके FSH का लेवल बढ़ता है, लेकिन उतना नहीं बढ़ता जितना किसका बढ़ता है, जितना बढ़ता है आपके LH का। तो ये जो रेड वाला है बेटा, ये कौन सा है, ये LH है, और ये जो ब्लैक वाला है ना, ये क्या है आपका FSH है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। अब देखो क्या होगा, अब ये LH का लेवल, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इधर बढ़ने लगेगा, कार्पस लूटियम बनने के बाद प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने लगेगा, तो कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरॉन निकलने के कारण LH का लेवल क्या होने लगता है, धीरे 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 गिरने लगेगा। ठीक है, और गिरते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इसका लेवल बहुत कम हो जाएगा और ये कार्पस लूटियम को मेंटेन नहीं कर पाएगा। जब ये कार्पस लूटियम को मेंटेन नहीं कर पाएगा बेटा, तब क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा कार्पस अल्बिकन्स में। ठीक है, ये बात है। FSH की ज़रूरत होती नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही बढ़ेगा, कार्पस लूटियम, देखो कार्पस लूटियम निकला तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने से FSH का लेवल क्या होगा, गिरने लगेगा, गिरते 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 जैसे ही 22nd डेज पर होगा वो एकदम कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये किसकी है बेटा, ये है आपके FSH की, ये है आपका FSH एंड दिस रेड वन इज LH। बात समझ आ रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा पहले क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली बात है। अब ध्यान सुनो, अब ये तो बात हो गई किसकी, LH एंड FSH की, कब किस दिन पर कितना इसका लेवल होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, FSH का पीक टाइम यहाँ पर आ रहा है, LH का पीक टाइम यहाँ पर आ रहा है। 14th डे पर LH का पीक टाइम आता है, ये बात आप याद रखिएगा। FSH और LH में एक ही टाइम पर पीक टाइम आ रहा है। इधर देखो प्रोजेस्टेरॉन पर क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। ठीक है, ये रेड लाइन से प्रोजेस्टेरॉन, देखो प्रोजेस्टेरॉन स्टार्टिंग में नहीं बन रहा होगा, नहीं बन रहा होगा तो ऐसे होगा, लेकिन जैसे कार्पस लूटियम बनेगा इसका लेवल क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा। डे 22 पर पहुँचते पहुँचते मैक्सिमम हो जाता है।
अभी मैंने यही कहा था ना कि डे 22 पर पहुँचते पहुँचते इसका लेवल मैक्स हो जाता है, यानी मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम होने के बाद फिर से क्या होगा, ये धीरे 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 कम होने लगता है और यहाँ तक आते आते फिर से क्या होता है, एकदम कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका पीक कब आया है बेटा, इसका पीक आया है 22 डेज पर। तो ये क्या है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। वो हार्मोन जिसका पीक 22 डेज पर आएगा इस ग्राफ में, वो कौन सा हार्मोन होगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होगा। अगर ग्राफ में नहीं भी लिखा है तो आप समझ लीजिए, जिसका पीक 14th डे पर आएगा वो LH होगा। अब आ जाइए बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं एस्ट्रोजन की। एस्ट्रोजन में देखो क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल भी बेटा ऐसे देखो धीरे 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 बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ते बढ़ते 13th डे पर, आपको पता है ना 13th डे पर क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 13th डे पर एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। फिर एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। लेकिन फिर एक टाइम आता है कि 22वें दिन पर, कार्पस लुटियम से तो दोनों निकल रहे थे ना, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों, तो 22वें दिन पर क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल फिर से थोड़ा बढ़ता है। फिर क्या होता है, वो धीरे 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 कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, वो हार्मोन जिसका पीक पूरे साइकिल में 2 बार आता है। देखो एक यहाँ पर, एक 22 डेज पर और एक 13 डेज पर। रुको 1 मिनट, इसको थोड़ा सा और उधर कर्व कर लेते हैं। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर वाला है बेटा क्या है, ये आपका एस्ट्रोजन है। तो ये ग्रीन कलर का क्या है, एस्ट्रोजन है। ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, LH एक्सट्रीम लेवल से बढ़ जाता है, उसके बाद ओवुलेशन हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या चेंज आ रहा होगा, यहाँ पर तो ये आपकी एंडोमेट्रियम सेड हो गई। फिर अब एंडोमेट्रियम में देखो प्रोलिफरेशन हो रहा है, यानी धीरे धीरे क्या हो रही है बेटा, ये धीरे धीरे ऐसे मोटी होती जा रही है। एंडोमेट्रियम ने धीरे धीरे क्या कर दिया है, बढ़ना चालू कर दिया है। ठीक है, अब प्रोजेस्टेरॉन निकलने लगता है तो धीरे धीरे क्या होने लगती है, ये और बढ़ने लगती है। देखो जगह कम है, थोड़ा सा मैं डॉट कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये ग्रीन कलर वाली लाइन समझ आए। जगह कम है बेटा, मैनेज करना है इसको और बात समझ लेना। एंडोमेट्रियम देखो, एंडोमेट्रियम सबसे ज़्यादा थिक कब है, सबसे ज़्यादा थिक तब है जब आपके प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मैक्स पर है, मैक्सिमम है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरने लगेगा, इसकी थिकनेस धीरे धीरे कम होने लगेगी ऐसे, और फिर 28th डे पर पहुँचते पहुँचते फिर से क्या स्टार्ट हो जाएगा, मेंसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी स्ट्रैटम फंक्शनलेस टूटने लग जाएगी। ठीक है, तो इस ग्राफ से आप क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि LH का लेवल टॉप पर कब आता है, LH का लेवल मैक्स कब होता है, 14th डे पर। एस्ट्रोजन का लेवल मैक्स कब होता है, तो मैक्स होता है बेटा वो 13 डेज पर, एंड 13 डेज पर बहुत ज़्यादा होता है और 20 डेज पर इस पर थोड़ा सा पीक आता है। इसमें ये एक ऐसा हार्मोन, इसमें 2 बार पीक आ रहा है। सारे हार्मोन से केवल एक पीक आ रहा है, इसमें कितने पीक आ रहे हैं बेटा, इसमें 2 पीक आ रहे हैं। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्लास होती है बेटा हमारी यहाँ पर फिनिश। इसके पहले की जो 2 क्लासेस हैं ना, उनको मैं क्या करूँगा, उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस क्लास के। आप चाहो तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। बच्चों अगर ये क्लासेस समझ आई हो ना, अगर कोई भी डाउट्स और क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उनको ड्रॉप करिएगा, उनका आंसर करेंगे। ठीक है, उनको चेक करूँगा मैं, उनका आंसर करूँगा। ठीक है, और बच्चों अगर इसका आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ कर लीजिए, थोड़ा सा उससे भी हमको मोटिवेशन मिलता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। अब हमारा टॉपिक क्या बचा है, अब हमारा टॉपिक बचा है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।